हाय दोस्तों। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। और एनसीईआरटी की बुक से 2.1 एक्सरसाइज नंबर 2.2 हमने कर लिए। ये हमारी थी कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बेस्ड, ये हमारी थी रिलेशंस के ऊपर, करेक्ट। अब आगे चलते हैं। हमारा लास्ट उसमें बचा हुआ है पोर्शन जिसको हम बोलते हैं फंक्शंस। बहुत इजी है, एक बार मिल के समझ लेते हैं फिर क्वेश्चंस करते हैं। इसके लिए एक्सरसाइज नंबर 2.3 आज हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा ये चैप्टर 2 जो है पूरा कंप्लीट। फिर हम कोई भी दूसरी बुक्स से भी सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी इसको मिटा लेते हैं। ओके, पहले हम फंक्शंस में अंदर जाएं तो आपको पता है कि हम लोगों ने नॉर्मल फंक्शंस पढ़ा है, राइट। हम लोग बोलते हैं फंक्शंस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या मतलब होता है इसका? नॉर्मल मैथमेटिक्स में फॉरगेट अबाउट सेट्स का फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर x सपोज कोई नेचुरल नंबर है और उसकी हम वैल्यू डालते जाएंगे तो हमको फंक्शन वैल्यू देता जाएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है y इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स, x इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब x की वैल्यू हम डालते जाएंगे तो फंक्शन एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये हमारा फंक्शन है, इसको हम लिख लेते हैं एफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें हमने x की वैल्यू डालते जाएंगे, y की वैल्यू हमको मिलती जाएगी, ठीक है। इसको हम इस तरीके से समझते हैं फंक्शंस को। x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसमें दिया है नेचुरल नंबर, तो हम एज्यूम करते हैं 1 2 3 4 5 एंड देन 10 तक के जितनी भी है, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसमें y की वैल्यू हमको कैसे मिलती जाएगी फंक्शन का? ये फंक्शन जो है वो हमेशा x की वैल्यू जो है उसको स्क्वायर करते जाएगा, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, करेक्ट। x का स्क्वायर होता जाएगा, y की वैल्यू मिलती जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन। ये हमने बहुत बार पढ़ा है। ऐसी फंक्शन जो है, ये मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया एक्स स्क्वायर का। ऐसे फंक्शन कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं थोड़े से। फंक्शन हो सकता है हमारा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो y की वैल्यू क्या होती जाएगी? x की हर वैल्यू में दो 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 ऐड होता जाएगा। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हम x का स्क्वायर करेंगे उसमें 5 ऐड करते जाएंगे, तो ये भी एक फंक्शन हो सकता है पॉलिनोमियल फॉर्म में, करेक्ट। तो ये सारे हमारे कहलाते हैं फंक्शंस। अब हम इसको ये देखते हैं कि इसको हम सेट्स में कैसे इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है। तो अभी इसके पहले हमने जो रिलेशन पढ़ा था पहले उसको समझ लेते हैं, एक बार उसको जस्ट रिकॉल करते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे फंक्शंस की, ठीक है। तो हमने बोला था सेट ए और सेट बी दो हमारे सेट हैं, ठीक है। इसमें हमारे हो सकते हैं वैल्यू 1 2 3 4। यहाँ पे है सब समझ लीजिए ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, इसका इससे कोई रिलेशन हो सकता है, इसका रिलेशन इससे हो सकता है, इसका रिलेशन इससे हो सकता है, इसका रिलेशन इससे हो सकता है, या इसका एक और कोई 5 6 उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल रिलेशन था। अब फंक्शन जो होता है वो उसका डेफिनेशन ऐसा नहीं होता है। फंक्शन जो है इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, ठीक है। वो भी एक रिलेशन ही है एक तरह का, लेकिन वो कैसे फॉर्म करता है उसको हम पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पहले समझना बहुत जरूरी फंक्शन की, ठीक है। तो पहली चीज तो आप ये याद रखो कि फंक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, ठीक है। कैसे हुआ भाई, क्या क्या स्पेशल है इसमें? तो इसमें दो कंडीशन अपने को याद रखना है, ठीक है। पहली कंडीशन, फंक्शन में हम जो भी डालेंगे वो ए की सारी वैल्यूज उसमें मीट होना ही चाहिए, ठीक है, फर्स्ट थिंग। तो उसको हम लिख सकते हैं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विथ एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब सेट ए के जो भी एलिमेंट हैं उसका कोई ना कोई एक सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएशन होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1 फर्स्ट। सेकंड कंडीशन, all the elements of A, all the elements of set A, okay, can have one unique value or one unique mapping in set B। इसका मतलब क्या हुआ, ए का 1 का इससे 2 से है तो ये नहीं हो सकता, राइट। तो ये फंक्शन नहीं है। हमने क्या बोल रहे हैं सेकंड उसमें कि इसका एक ही वैल्यू होगी, करेक्ट। तो इसको और समझते हैं हम 3 4 डायग्राम बना के, तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। क्योंकि एक बार ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फंक्शन में और कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत इजी है, फिर सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम 2 3 मैं सेट बनाता हूँ और उसको आप और मैं मिलकर सॉल्व करते हैं कि फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। तो अभी हम पहले लेते हैं कि सेट ए और बी, ठीक है। यहाँ पे लिया 1 2 3 4,
ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं ABCDE, कोई वैल्यूज हैं। अब ये ए का फंक्शन बी से मेरे को बताना है, मैं इसको ऐसा ले लेता हूँ, फंक्शन एफ ए से बी की तरफ फंक्शन हो रहा है। अब आप ये बताइए फंक्शन है कि नहीं है। तो ये फंक्शन F1 जो है फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है बताइए आप? क्योंकि हमने हमारी जो सेकंड कंडीशन थी कि ए का जो एक एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है उसका केवल ए की वैल्यू हो सकती है बी में। यहाँ पे क्या हो गया, दो वैल्यू आ गई, तो ये फंक्शन नहीं है। तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। करेक्ट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ए बी 1 2 3 4 सेम ले लेते हैं, ABCDE। ठीक है, अब हमने इसको ले लिया यहाँ से ए, इसका इससे और बस छोड़ दिया। ठीक है, सो इज दिस ए फंक्शन नाउ और नो? ये रिलेशन तो बन गया, लेकिन फंक्शन है कि नहीं है? इसको हम ले लेते हैं, इसको कोई मान लेते हैं फंक्शन F2। ये फंक्शन है कि नहीं है? तो पहली कंडीशन क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए शुड बी एसोसिएटेड विद एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ पे ऑल द एलिमेंट एसोसिएटेड है क्या? नहीं है। ये वाला जो 4 है वो एसोसिएट नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो F2 इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे एसोसिएटेड तो थे, लेकिन इसकी दो लोगों से इसके रिलेशन थे, तो वो गलत हो गया था हमारा सेकंड कंडीशन से। इसलिए ध्यान रखो, जब ये दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो तो ही हमारा ये फंक्शन कहलाएगा, नहीं तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसी को एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये ए सेट बी, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया ABCDE और F। ए से, इसका हो गया बी से, इसका हो गया सी से, और इसका भी हो गया सी से। अभी ये फंक्शन है कि नहीं है? F3 बताओ। पहली कंडीशन, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए शुड बी एसोसिएटेड विद सेट बी। 1 2 3 4 ऑल द 4 आर एसोसिएटेड विद सेट बी। यस, सो कंडीशन नंबर 1 इज फुलफिल्ड। कंडीशन नंबर 2, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कैन हैव ओनली वन वैल्यू। 1 2 3 4 ऑल आर एसोसिएटेड विद वन वैल्यू। सी जो वैल्यू है वो 3 को भी फुलफिल कर रही है, 4 को भी कर रही है, बट ये 3 की और 4 की एक ही यूनिक वैल्यू जो कि सी है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे यस ये फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है कि सी में डबल हो सकती है, सी में कोई छूट भी सकते हैं, लेकिन ए के सारे का रिलेशन होना ही चाहिए और इसके सारे यूनिक रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शंस। आया समझ में? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसमें फिर से हम रेंज, डोमेन और कोडोमेन क्या होता है समझ लेते हैं, जो हमने रिलेशंस में पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें भी सेम हो गया। हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था डोमेन क्या होता है, फिर हमने बोला था रेंज क्या होता है, फिर हमने बोला, और एक और चीज आती है इसमें कोडोमेन। ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं क्या होता है। डोमेन मतलब जो भी फंक्शन के जो भी पार्ट्स, जो भी एलिमेंट है जो कि ए सेट को बिलोंग करते हैं वो कहलाएंगे डोमेन। हमने पिछली बार भी करा था, तो इसमें क्या हो गया 1 2 3 4। पर हमने डेफिनेशन देखी थी अभी फंक्शन की कि सारे एलिमेंट जो ए हैं उसका कोई ना कोई रिलेशन बी के साथ होना ही चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये फंक्शन है तो सेट ए इज ए कंप्लीट सेट के जितने भी एलिमेंट है वो इसका डोमेन हो गया। बट रिलेशन में इसके कम हो सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर ये फंक्शन है तो ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इसमें डोमेन में आ जाएंगे, उसके डोमेन कहलाएंगे। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं सेट ए इज ए डोमेन इफ इट इज ए फंक्शन। रेंज क्या है? रेंज इज एलिमेंट विच आर एसोसिएटेड विद द सेट ए इन द फंक्शन इज कॉल्ड रेंज, राइट, जो हमने पहले पढ़ा था। अब इस केस में क्या हो रहा है, इसमें क्या सारे आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि इसमें हो सकता है कि कोई, हमने एक और सेट देखा था यहाँ पे 1 2 3 4 ABCDEF, हमने देखा था इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन है, इसका इससे और इसका भी सी से है। इस केस में क्या हुआ, ABC, ये तीन ही जो है ABC ये हमारा रेंज हो गए इस सेट के लिए, A और B के लिए, अगर इसका हम ये फंक्शन बना रहे हैं तो। ठीक है, फंक्शन F4। इस केस में क्या हुआ, रेंज क्या हुई, ये 3, क्योंकि 3 का ही रिलेशन है इधर 1 2 3 4 से। आया समझ में? तो इसको हम बोलते हैं रेंज। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन इज नथिंग बट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन। बस सिंपल इतना ही डेफिनेशन याद रखना है। ठीक है, तो जो भी B के एलिमेंट हैं वो लिख दो यहाँ पे ABCDEF, एज पर दिस ABCDEF सारे लिख दिए, ये हमारा हो गया कोडोमेन। बस इतना याद रखना है। ठीक है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन। आया समझ में? डोमेन याद रखो, अगर ये फंक्शन है तो सेट ए के जितने एलिमेंट है सब डोमेन में आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगर फंक्शन नहीं है, केवल रिलेशन है, नॉर्मल रिलेशन, तो फिर कम हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन जो है फंक्शन की, उसके दो पार्ट हैं। ए के सारे एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए बी से, पॉइंट नंबर 1। ए की केवल एक ही रिलेशन होना चाहिए बी में, यूनिक रिलेशन। ठीक है,
अब एक और चीज समझते हैं इसमें, इमेज क्या होती है और प्री इमेज क्या होती है, ठीक है, वो समझेंगे तो हमारा और क्लियर हो जाएगा फंक्शंस क्या होता है। तो जब भी अगर हमने कोई फंक्शन लिखा a और b के बीच में, ओके, सपोज से फंक्शन f5 सेट a सेट b, इसमें ले लेते हैं 1 2 3 4, इसमें ले लेते हैं a b c d e f, इसका एक से रिलेशन है, इसका b से है, इसका c से है, और ऐसे को इसका भी c से, ठीक है। इस केस में हम इसको बोलते हैं, ये जो a b c है ये है इमेजेस ऑफ सेट a, मतलब सेट b के जो एलिमेंट हैं जो कि a से एसोसिएटेड हैं या फंक्शन के को फुलफिल करते हैं क्राइटेरिया को, उसको हम बोलते हैं उसकी इमेजेस। इसको हम बोल सकते हैं a इज इमेज ऑफ 1, b इज इमेज ऑफ 2, c इज इमेज ऑफ 3, c इज इमेज ऑफ 4, और ये 1 2 3 4 को हम बोल सकते हैं प्री इमेजेस। सिंपल, राइट, नॉर्मल इंग्लिश वर्ड। तो ये हो गया प्री इमेजेस, इसको हम बोल सकते हैं इमेजेस। तो इसका इससे रिलेशन हो गया, राइट, और ये फंक्शन के फॉर्म में काम कर रहा है। तो a का हो गया 1 का हो गया a से, 2 का हो गया b से, 3 का हो गया c से, 4 का हो गया c से, ठीक है। तो इन a b c जो है उसको हम बोलते हैं इमेजेस और इसको हम बोलते हैं प्री इमेजेस, इतना याद रखना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है इसकी इमेज है इसकी प्री इमेज है, तो सॉल्व करो, तो उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा हो गया डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज, ठीक है। वर्ड्स बहुत सारे हैं लेकिन है सब कुछ सिंपल। अब जब हम फंक्शन सॉल्व करेंगे तो आप देखो, अगर कोई एफ एक्स है फंक्शन, उसकी कोई वैल्यू आ सकती है यहाँ पे x+1, या फंक्शन एफ एक्स कुड बी जस्ट x, ठीक है। फंक्शन एफ एक्स का कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकता है c। तो ऐसे कोई भी हम फंक्शन लिखेंगे तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ सकती है। अगर इसको हम ग्राफ में प्लॉट करें ये डिफरेंट फंक्शंस को, तो आपको याद होगा हमने 7th 8th 9th में ही पढ़े थे, डिफरेंट डिफरेंट जो है इसके हमारे डायग्राम फॉर्म होते जाते हैं, ठीक है। इसको हम लेते हैं x डायरेक्शन, इसको हम लेते हैं y डायरेक्शन में। अगर हम लेते हैं फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट, मतलब क्या हो रहा है, इसमें हमारी x की वैल्यू है, y की वैल्यू है। x की वैल्यू 1 2 3 4 -1 -2 -3 हम डाल रहे हैं, y की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। एज्यूम करो कि 2 2 2 2 2 2 आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, ये वाला फंक्शन है। इस केस में क्या होगा, हमने x की वैल्यू ले ली 1 2 3 4, 1 2 3 4 माइनस साइड में ले लिए, ये हमारा हो गया 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4, ठीक है। y में ले लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है। ये y का माइनस साइड में चला गया। अब आप सोचो कि अगर ये वाला फंक्शन है वेयर हम एफ एक्स की जो भी x की जो भी वैल्यू डाल रहे हैं, y की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। अब क्या होगा, इसको अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें तो इसका हमारा पेयर कैसे बनेगा, 1 2 देन 2 2 देन 3 2 देन -1 2 देन -2 2 -3 2, अगर सारे इंटीजर्स है तो, ठीक है। तो अब अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन हमारी कैसी आएगी, ये हमारा 1 2 ये वाला पॉइंट आ गया, 2 2 ये वाला पॉइंट आ गया, 3 2 ये वाला पॉइंट आ गया, 4 2 ये वाला पॉइंट आ गया, -1 2 ये पॉइंट आ गया, -1 2 -2 2 -3 2 -4 2। तो आप देखो ये हमारा ऐसा लाइन बनता है, ग्राफिकल फॉर्म में लिखेंगे तो क्लियर है, करेक्ट। तो ऐसे अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से अलग अलग बन सकता है। एक और मैं फंक्शन आपको देता हूँ, फंक्शन एफ एक्स का जो है अगर हम ले लेते हैं मॉड एक्स, ठीक है। मॉड एक्स है मतलब क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू एक्स की जो फंक्शन में जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब इस केस में कैसा ग्राफ बनेगा, एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव हो सकती है लेकिन वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, तो ये हमारा ऐसा वाला डायग्राम बनेगा, करेक्ट है। अगर हमने ले लिया फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 2x + 5 या कुछ भी लिया, राइट। तो कई बार हमारा ये पैराबोला बन सकता है। अगर हमने x³ वाला ले लिया फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x³, तो ये हमारा ऐसा वाला डायग्राम बन सकता है। तो ऐसे डिफरेंट डायग्राम हमारे बन सकते हैं जब हम इसको ग्राफ में बनाएंगे, ठीक है। तो उससे हमको वो नहीं लेना है, जो भी हमारे वैल्यूज आती जाएगी उसको आप डालते जाओ ग्राफ में, ऑटोमेटिक आपके डायग्राम बन जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ में अब हमारा फंक्शन समझ में आ गया है। अब फटाफट फंक्शन की हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज जो है 2.3 और उसके बाद में सारे क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं तो हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट। तो चैप्टर 2 में हमको एक्सरसाइज नंबर 2.3 अभी करते हैं और उसके बाद में दूसरी बुक से भी हम चैप्टर 2 कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 रिलेशंस और फंक्शंस हो गया है खत्म। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, फिर पढ़ेंगे चैप्टर 3। बाय बाय।